यही रात अंतिम, यही रात भारी। बिल्कुल ही सही सुन रहे हैं आप लोग। ये डायलॉग आप लोगों के लिए बिल्कुल फिट है, यानी कि आप लोगों पर फिट बैठ रहा है। क्योंकि आज है आप लोगों का 24 फरवरी और कल है आप लोगों का 25 फरवरी, यानी कि क्लास 10th वालों का सोशल साइंस का एग्जाम। ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो हिंदी और साइंस का तो एग्जाम हो चुका है, लेकिन इसका कोई मायने मतलब नहीं है। ये एग्जाम कैंसिल है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स का कल पहला एग्जाम होने वाला है। ठीक है। सोशल साइंस का वो भी, क्योंकि आप लोग का एग्जाम कैंसिल हो चुका है। कुछ स्टूडेंट्स का संस्कृत वगैरह का एग्जाम हुआ है, उनका दूसरा एग्जाम होगा। ठीक है। बाकी अत्यधिक स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका कल पहला एग्जाम होने वाला है। देखिए, इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए देख कर जाओ और लिख कर आओ वाले क्वेश्चन कराने वाले हैं। बीते दिन आप लोग क्वेश्चन लीक का मामला आया था, लेकिन इस वीडियो में हम ऐसा क्वेश्चन बताने वाले हैं जिससे आपको सच में लगेगा कि क्वेश्चन लीक हो गया है। क्योंकि इस वीडियो में हम केवल और केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। शायद इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आज तक अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड नहीं किए थे, जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को आज हम करवाने जा रहे हैं। तो देरी न करते हुए चलिए वीडियो को हम शुरू कर देते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। समूह G77 से क्या तात्पर्य है। देखिए, G77, ठीक है। जी मतलब ग्रुप होता है, यानी कि ग्रुप 77 क्या है। चलिए इसका आंसर देखते हैं, फिर आप लोग को समझाएंगे भी। G77 का मतलब है ग्रुप ऑफ 77, यानी कि 77 चीज़ों का ग्रुप। वो 77 चीज़ क्या है, आगे देखिए। यह संयुक्त राष्ट्र में विकसित देशों का एक समूह है। देखिए, G77 का मतलब है बहुत सारे देशों का समूह। बहुत सारे देश ना बोल करके बोलेंगे 77 देशों का समूह। ठीक है ना। 77 ऐसा समूह जिसमें 77 ठो देश शामिल है और 77 का टोटल देश विकसित है। ठीक है। इसको बोलते हैं G17। ठीक है। सॉरी, G17 नहीं, G77। चलिए इसमें और क्या लिखा है, तो इसका संगठन 15 जून 1964 को हुआ था। यह संयुक्त राष्ट्र में विकसित देशों का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, दूसरा नंबर। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रारंभ हुई। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में काम देगा। ठीक है। तो क्या आंसर देखते हैं। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले 18वीं शताब्दी में ग्रेट ब्रिटेन में शुरू हुई थी। यह आधुनिक आर्थिक विकास की दिशा में पहला कदम था। देखिए, सिंपल सा बात है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। कहाँ पर, तो ग्रेट ब्रिटेन में। ठीक है। इस तरह से इसका आंसर कंप्लीट हो गया, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन, जो इतना उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना पहला और दूसरा है। मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, भारत की कृषि की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए। देखिए, भारत का कृषि का 2 ठो विशेषता बताना है, 2 ठो गुण बताना है। चलिए आंसर क्या कहता है, भारतीय कृषि की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। मतलब भारत का कृषि का 2 ठो गुण दिया हुआ है। 2 ठो नहीं, यहाँ पर 3 ठो दिया हुआ है। ठीक है ना। चलिए तीनों को हम अच्छे से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़का कर लेते हैं। ये लीजिए, पहला में क्या बोल रहा है, तो भारतीय कृषि का अविकसित अर्थात पिछड़ापन। देखिए, भारत का जो कृषि है वो अविकसित है। ठीक है। वो अच्छे तरीके से विकसित नहीं हो पाया है, अच्छा उत्पादन नहीं कर पाता है। जितना उत्पादन होना चाहिए उतना उत्पादन नहीं कर पाता है, इसलिए इसको अविकसित माना गया है। इसलिए इसको पिछड़ापन माना गया है, यानी कि पिछड़ा हुआ है। ठीक है ना। अभी उतना ज़्यादा विकसित नहीं हुआ है। चलिए, ख में क्या दिया हुआ है, मानसून पर निर्भरता। मानसून मतलब वर्षा। ठीक है ना। भारत में अभी भी बहुत ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कृषि के लिए मानसून पर निर्भर रहना पड़ता है, यानी कि पानी पर निर्भर रहना पड़ता है, वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं भारत का विशेषता का एक कमी भी है। ठीक है। चलिए, ग नंबर में क्या दिया हुआ है, तो ग बोल रहा है पुरानी तकनीक का उपयोग। देखिए, भारतीय कृषि में अभी भी प्राचीन तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है ना। प्राचीन तकनीकों का अगर उपयोग किया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही बुरा हाल है, बुरा चीज़ है। ठीक है ना। क्योंकि प्राचीन तकनीक में अच्छा उत्पादन नहीं हो सकता है। चलिए, ये तो हो गया आप लोगों का आंसर खत्म। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्या बोल रहा है, लौह खनिज और अलौह खनिज में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है। देखिए, लौह खनिज यहाँ पे है और अलौह खनिज यहाँ पे है। ठीक है ना। तो दोनों में अंतर लिखना है। चलिए, लौह खनिज को सबसे पहले देखते हैं क्या है। यह परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत किसको बोलते हैं, ऐसा ऊर्जा स्रोत जिसका उपयोग लाखों करोड़ों वर्ष से किया जा रहा है उसको बोलते हैं परंपरागत, यानी कि प्राचीन समय से किया जा रहा है। ठीक है। फिर बोल रहा है इसका रंग सामान्यतः यहाँ भूरा लिख रहा था। ठीक है ना, भूरा होता है। ठीक है। जैसे लोहा, मैग्नीज आदि। ठीक है। चलिए, अलौह खनिज किसको बोलेंगे, यह गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं। देखिए, अलौह खनिज जो होता है वो गैर परंपरागत है, मतलब उसका उपयोग बस कुछ ही समय पहले से हुआ है, 100-150 साल पहले से। ठीक है। फिर कह रहा है इसका सामान्यतः कोई रंग नहीं होता है, जैसे शीशा, सोना आदि। ठीक है।
इतना सा तो हो गया, चौथा नंबर का आंसर कंप्लीट। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 5वां नंबर का क्वेश्चन। चलिए क्या पूछा गया वो देखिए। बोल रहा है 5वां में, राजनीतिक दल का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना। आखिर राजनीतिक दल हम लोगों को, सॉरी, राजनीतिक दल हम लोग किसको बोलेंगे। चलिए आंसर बोल रहा है, राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित समूह होता है जिसके सदस्य किसी सांझी विचारधारा में विश्वास रखते हैं। देखिए, एक बात आपको हमेशा याद रखना है, दल मतलब होता है समूह और राजनीतिक मतलब पॉलिटिशियन। ठीक है ना। तो ऐसा लोगों का समूह जो राजनीतिक में रुचि रखते हैं, साथ ही साथ ऐसा समूह होता है जिसके सदस्य साझी विचारधारा में विश्वास रखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं राजनीतिक दल। ठीक है। चलिए, कर या समान राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं, इसका मतलब है राजनीतिक दृष्टिकोण मतलब पॉलिटिशियन आई रखते हैं, पॉलिटिक्स किसी भी चीज को पॉलिटी के नज़र से देखते हैं। ठीक है। यह दल चुनाव में उम्मीदवार उतारते हैं और उन्हें निर्वाचित करवा कर दल के कार्यक्रम लागू करवाने का प्रयास करते हैं। ठीक है। इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक पूरा है। अगर इस तरह का वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो जल्दी से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जल्दी से, जितना जल्दी हो सके शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। चलिए, 5 क्वेश्चन तो देख लिए हैं, अब और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। छठा, आर्थिक असमानता क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर इसके क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। असमानता का मतलब होता है भेदभाव। ठीक है, यानी कि बराबर नहीं होना। और आर्थिक का मतलब होता है पैसा कौड़ी के मामले में। ठीक है। तो जब पैसा कौड़ी के मामले में, धन दौलत के मामले में समान नहीं होता है, उसी को आर्थिक असमानता कहा जाता है। थोड़ा थक गए हैं लेकिन फिर भी आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं और नहीं हम अपने आप को छोड़ेंगे। चलिए, आर्थिक असमानता का मतलब है समाज के अलग अलग समूहों के बीच आय, धन और अवसर का असमान वितरण। देखिए, आर्थिक असमानता के क्या मतलब है, तो समाज का जो अलग अलग समूह है, अलग अलग वर्ग है, ठीक है ना, उन लोगों के बीच, उन समूहों के बीच आय का यानी कि इनकम का, धन का मतलब संपत्ति का, और अवसर का असमान वितरण यानी कि अलग अलग होना। जैसे एक गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं, उसमें से कुछ लोगों के पास ज़्यादा धन है, कुछ लोगों के पास कम धन है, कुछ लोगों का आय ज़्यादा है, कुछ लोगों का कम है। तो इसको बोलते हैं हम लोग आर्थिक असमानता। ठीक है। फिर इसमें लिखा है, आर्थिक असमानता को कई तरह से मापा जा सकता है। मतलब आर्थिक असमानता को मापने का बहुत सारा मेथड है, बहुत सारा विधि विधान है। ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन भी हो गया 6ठा नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 7वां नंबर। क्या है, वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है। ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। वैश्वीकरण का मतलब है दुनिया भर में आवागमन और आदान प्रदान में तेजी आना। देखिए, हम लोग भारत में बहुत सारा वस्तुओं का निर्माण करते हैं जो जिसका सारा का सारा उपयोग भारत में नहीं होता है, इसको बाहर विदेशों पे भेजना पड़ता है। ठीक है ना। जैसे कि हम लोग मसाला विदेश भेजते हैं। ठीक है ना। और विदेश से हम लोग बहुत सारा सामान भी लाते हैं, जैसे पेट्रोल लाते हैं और भी बहुत सारा तरह तरह का चीज़ लाते हैं। तो जब ये प्रक्रिया तेज हो जाए, उसी को बोलते हैं हम लोग वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। सीधा सीधा लिखा है, दुनिया भर में आवागमन और आदान प्रदान तेजी ला आना। ठीक है। फिर लिखा है, इसे भूमंडलीकरण भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण की वजह से दुनिया के देश एक दूसरे के ज़्यादा संपर्क में आते हैं। वैश्वीकरण एक सतत प्रक्रिया है, सतत मतलब लगातार चलने वाला प्रक्रिया है। ठीक है। चलिए फिलहाल अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नंबर। 1929 ईस्वी की महामंदी का बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1929 में, ठीक है ना, जब महामंदी आया था तो उस समय बंगाल का जो पटसन उत्पादन करने वाले जो लोग थे उस सब में क्या प्रभाव पड़ा था। ठीक है। तो आंसर देखते हैं, बहुत ही आसान है। आंसर कहता है, 1929 की महामंदी के कारण बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोग बिल्कुल तबाह हो गए। ठीक है। पटसन की कीमतों में लगभग 60% की गिरावट आ गई, जिसके कारण वे कर्ज में डूबते चले गए और धीरे धीरे उनका आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर हो गया। देखिए, इस आंसर में बोला गया है कि जब 1929 में महामंदी आया था तो बंगाल में जितने भी समूह थे, जितने भी लोग थे जो पटसन पैदा करते थे, यानी कि जो सनकाड़ी पैदा करते थे, वे लोग बिल्कुल ही तबाह हो गए, क्योंकि पटसन का जो कीमत था वो 60% से भी ज़्यादा गिर गया था लगभग। ठीक है। अगर 100 रुपये में एक गट्ठर मिल रहा है तो 60 रुपया में ही एक गट्ठर, सॉरी, 40 रुपया में ही एक गट्ठर मिलने लगा, क्योंकि 60% रेट उसका घट गया था, जिससे उन लोगों का आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गया, कर्ज में डूब गए, कर्ज चुका नहीं पाए। ठीक है। और वे धीरे धीरे वो अत्यंत तरीकों से बिछड़ गए। ठीक है। और बहुत अत्यधिक कमज़ोर भी हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 9 नंबर। स्पिनिंग जेनी क्या था, इसका आविष्कार किसने किया था। देखिए, सिंपल सा बात है कि स्पिनिंग जेनी
ऊन या कपास की कताई करने के लिए प्रारंभिक बहुधुरी मशीन थी। देखिए स्पिनिंग जेनी क्या थी? एक मशीन थी, ठीक है ना, जिसके द्वारा कपास की और ऊन की कताई की जाती थी, ठीक है। हाथ से चलने वाली स्पिनिंग जेनी का पेटेंट जेम्स हर्ग्वेस ने 1870 में कराया था। देखिए स्पिनिंग जेनी जो था वो एक मशीन था जिसको दो तरह से चलाया जाता था। सबसे प्राचीन समय में हाथ में घुमाया जाता था इसको, और बाद में इसको ऊर्जा देकर के घुमाया जाने लगा, जैसे जनरेटर वगैरह। तो सबसे पहले इसका आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स हर्ग्वेस ने, ठीक है। और बाद में स्पिनिंग व्हील का स्पिनिंग जेनी में विकास कपड़ा उद्योग के औद्योगिकरण में एक महत्वपूर्ण कारक था। हालांकि इसका उत्पादन रिचर्ड आर्कराइट के वाटर फ्रेम से कमतर था, यानी कि रिचर्ड आर्कराइट ने इसका मॉडिफिकेशन किया था, यानी कि इसका निर्माण भी किया था कह सकते हैं, ठीक है। इसलिए इनका नाम ही आता है रिचर्ड आर्कराइट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं 10 नंबर। रोपण कृषि क्या है, ठीक है, इसकी एक विशेषता को बताइए। देखिए रोपण कृषि किसको बोलते हैं, चलिए आंसर देखते हैं। रोपण कृषि एक बड़े भूभाग पर किसी एक विशेष फसल की खेती करना रोपण कृषि कहलाती है। देखिए जब एक बड़ा सा भूभाग है, ठीक है ना, और उस पूरे भूभाग में एक ही तरह का, ठीक है ना, किस तरह का? एक ही तरह का फसल जो है वो पूरे क्षेत्र में लगा दिया जाएगा, पूरे क्षेत्र में उत्पादन किया जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं रोपण कृषि, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या लिखे उसको देखते हैं। इस कृषि में अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंध एवं तकनीक आधार तथा वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है। देखिए इसमें एक विशेषता पूछा था, बहुत सारा विशेषता बताएं कि इस कृषि में जो है वो अधिक पूंजी लगता है, ठीक है ना, उच्च प्रबंधन यानी कि अच्छा से देखभाल करना होता है, और अच्छा तकनीक भी चाहिए, साथ साथ वैज्ञानिक विधि भी चाहिए, ठीक है, तब होगा आप लोग का ये चीज़। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना, इसको रंग नहीं किया लेकिन ये लाल रंग से है, ठीक है ना। चलिए राजनीतिक दल के किन्हीं दो गुणों को लिखिए। देखिए राजनीतिक दल का दो गुण लिखने बोला है, लेकिन दो से ज़्यादा गुण यहाँ पर हम आप लोगों को बताएंगे, यानी कि 3 ठो गुण आप लोग को बताएंगे, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है क नंबर में? प्रजातंत्र ढंग से कार्य करना। राजनीतिक दल का दो ठो गुणधर्म निम्नलिखित है, ठीक है ना। पहला क्या है? प्रजातंत्र ढंग से कार्य करना, यानी कि राजनीतिक दल जो होते हैं वो प्रजातंत्र तौर तरीका से कार्य करना होता है उन लोगों को, ठीक है, ऐसा उन लोगों का गुणधर्म होता है। चलिए फिर क्या बोल रहा है? संविधान के नियमों के तहत न्याय संगत कार्य करना। देखिए सारा का जो हिसाब किताब होगा वो संविधान के अनुसार ही किया जाएगा, ठीक है ना। सारा न्याय जो है वो संविधान के हिसाब से किया जाएगा, अन्याय नहीं किया जाएगा। चलिए ग नंबर, राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर नीतियों का निर्माण करना, ठीक है ना। राष्ट्र हित को ध्यान में रखा जाएगा और अलग अलग नियम का पालन किया जाएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो, सॉरी 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। सूचना के अधिकार से क्या समझते हैं, ठीक है, सूचना का अधिकार हम लोग किसको बोलते हैं? चलिए आंसर क्या है? सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई एक कानून है जिसके तहत कोई भी नागरिक किसी भी सार्वजनिक विभाग से जानकारी मांग सकता है, ठीक है ना। क्या कर सकता है? मांग सकता है। इस कानून का मकसद सरकार की कार्यशैली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना, भ्रष्टाचार को रोकना और लोकतांत्रिक को सही मायने में काम कराने वाला मानना है। देखिए सूचना का अधिकार क्या है? मान के चलिए आप कहीं सब सरकारी दफ्तर गए हुए हैं और वहाँ पर आपका काम अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो इसी कानून का सहारा लेकर के आप वहाँ पर एक कहीं ना कहीं एप्लीकेशन दे सकते हैं, शिकायत दर्ज करवा सकते हैं उससे संबंधित ऑफिस में, उससे संबंधित कार्यालय में, ठीक है। यही बताता है सूचना का अधिकार, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 12 नंबर। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि 13 नंबर है, ठीक है ना। 13 नंबर क्वेश्चन लास्ट है और उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना आप समझ नहीं पाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है विश्व व्यापार संगठन के दो कार्यों को लिखें, ठीक है ना। विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड, क्या बोलते हैं इसको? वर्ल्ड मर्चेंट सोसाइटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका दो ठो कार्य लिखना है, बहुत सारा कार्य हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। चलिए इसका फटाफट आंसर देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, ठीक है ना, WTO, ठीक है ना, वर्ल्ड, उसके बाद टी से और ओ से ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर हम लोग आंसर देखते हैं। क नंबर में क्या कह रहा है? सदस्य देशों के बीच व्यापार वार्ता की सुविधा देना। देखिए विश्व व्यापार संगठन क्या करता है? सदस्य देश यानी कि जो पड़ोसी देश है उनके साथ व्यापार वार्ता के लिए, व्यापार की बातचीत के लिए सुविधा देता है, ठीक है। ख नंबर क्या है? विवादों को निपटाने के लिए तंत्र प्रदान करना, ठीक है। विवाद का जो निपटान है उसको समाप्त, उसको निपटाने के लिए, विवाद को निपटाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए तंत्र देना, ठीक है। फिर ग नंबर में क्या है? तो सदस्य देश की व्यापारिक नीतियों का निगरानी करना, ठीक है। सदस्य देश जो है उनका जो व्यापारिक नीति है उनको देखभाल करना। चलिए उसके बाद क्या है घ नंबर में?
विकसित देशों को डब्ल्यूटीओ के नियमों का पालन करने में मदद करना। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो आज आप लोग का एग्जाम में, यानी कि सॉरी, कल कल आप लोग का एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से पूछा जाएगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आने के बाद ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो से आप लोगों को कितना क्वेश्चन देखने को मिला था।